हाँ जी बच्चे, तो कैसे हो आप लोग? इंडियन इकोनॉमी क्लास +2 चैप्टर 5 पॉवर्टी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक इसमें मतलब कि कुछ कॉमन सेंस आएगी जो हमने आज तक कभी भी नहीं सोची। ठीक है, लेकिन उससे मे भी शायद थोड़ी बहुत हमारी जो थिंकिंग है वो वाइड होगी। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी के बारे में हम सबको पता है कि हम किसको बोलते हैं, गरीबी को। ठीक है, लेकिन गरीबी बोला किसे जाता है, कौन से लोग गरीब हैं? अगर मैं आपसे पूछा, आप बताइए पॉवर्टी, गरीबी मतलब कि जो लोग गरीब हैं वो पॉवर्टी में है, वो गरीबी में है। ठीक है, इसीलिए पॉवर्टी से पहले मैंने हेडिंग बना दिया पुअर, कि कौन से लोग पुअर हैं। ठीक है, चलो उसका मीनिंग तो सिंपली मैं ही बता रहा हूँ कि जो लोग पीपल जो अपने वो लोग पुअर रहेंगे जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। ये तो सिंपल सी बात थी, जो लोग अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे वो लोग क्या रहेंगे, पुअर रहेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, बेसिक नीड कौन सी है आपके हिसाब से? आप किस चीज़ को बेसिक नीड बोलोगे? चलो, फूड शेल्टर क्लॉथ। क्या हमारे, अगर हम इस दुनिया में आए हैं, हमें फूड शेल्टर क्लॉथ मिलेगा तो क्या काफ़ी है? क्या हम दुनिया में बस खाने ही आए हैं, खा लिया पी लिया सो लिया, ठीक है, रह लिया, खा लिया, कपड़े पहन ले, इसके बिना क्या हमारी कोई भी बेसिक नहीं है? ये जो हम बेसिक नीड की डेफिनेशन दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली हमारा मेंटल लेवल रिप्रेजेंट कर रही है। हम एक बैकवर्ड कंट्री में हैं, हम इंडिया में हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि फूड शेल्टर क्लॉथ होना काफ़ी है। अगर हमें बुरा लग रहा है कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बैकवर्ड कंट्री क्यों बोल रहे हैं इंडिया को, तो हम हमारी नीड्स को क्या इतना ही मान रहे हैं? अगर आप फॉरेन में जाओगे, वहाँ पे बोलेंगे कि आपके लिए फूड शेल्टर क्लॉथ प्लस एजुकेशन प्लस साफ़ सुथरा पानी, साफ़ सुथरी रहने की जगह, और आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ इजीली आपके पास होनी चाहिए। फूड शेल्टर क्लॉथ मैंने आपको ला के दे दिया, क्या आप ज़िंदगी में कभी भी बीमार नहीं होगे? एक बंदा हॉस्पिटल में जा रहा है, वो वैसे बीमार है और डॉक्टर उससे पैसे मांग रहे हैं, तो गलत बात नहीं है? पैसे नहीं लेने चाहिए ना, वो कहाँ से देगा, पैसे ला के देगा। और जो एजुकेशन वो हमेशा फ्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है वो अपने देश को रिटर्न करके जा रहा है। एजुकेशन जो भी मतलब कि अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा होगा, उसके पास अपना रोज़गार होगा, वो क्राइम वगैरह नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें मतलब कि ध्यान में रखने वाली हैं। तो जब भी हम बोल देंगे बेसिक नीड फूड शेल्टर क्लॉथ, मतलब कि हमारा मेंटल लेवल काफ़ी डाउन है, और इसमें आपको और मेरा कसूर नहीं, हमें पीछे से यही सिखाया जा रहा है, क्योंकि पीछे से उनको ही सिखाया गया। ठीक है, ताकि हम लोग आगे निकल ही ना सकें। अगर लेकिन आज के टाइम में बेसिक नीड हमारी क्या आगे हैं, फूड शेल्टर क्लॉथ तो है ही है, एजुकेशन है, हेल्थ है, मोबाइल फ़ोन है, हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। कोई कार स्कूटी बाइक वगैरह हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास साफ़ सुथरा पीने का पानी होना चाहिए, साफ़ सुथरा अनाज मिलना चाहिए। तो बेसिक नीड काफ़ी सारी आ गई। ठीक है, तो लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सी बेसिक नीड की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अगर आप बच्चे किसी जगह में आप रह रहे हो, उस इन्वायरमेंट में आप तब गरीब होगे अगर आप उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। मेरी बात क्लियर होगी आपको? किसी को कोई डाउट है इस चीज़ में? तो चलिए ठीक है, तो हमने हमारा बेसिक नीड का जो मीनिंग है वो अपडेट कर देना है। चलिए, पुअर का पता लग गया कि वो लोग जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे वो लोग गरीब रहेंगे। अब पॉवर्टी क्या है? मैंने एक हमारे स्कूल में सर थे, नरेश सर, उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी। ठीक है, मैं नेम नहीं याद रखता कि वो किसके वर्डिंग थे, लेकिन उन्होंने पोस्ट पे लिखा था कि अगर आप 18 साल की उम्र में आप गरीब हो तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर 28 साल की उम्र में भी आप गरीब हो तो यू आर फुली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, गरीबी में पैदा होना कोई बड़ा पाप नहीं है। ठीक है, लेकिन गरीब होके मर जाना ये सबसे बड़ा पाप है। मतलब आप ज़िंदगी में आए, आपने कुछ भी नहीं किया, हम गरीबी में पैदा तो हो जाते, लेकिन उसके बाद गरीबी का रास्ता हम खुद चुनते हैं। मैंने सोच लिया कि मैंने गोलगप्पे की रेडी लगानी है, मैं कब वहाँ से लाखों रुपए कमाऊँगा? क्या कमा सकता हूँ वहाँ से? मतलब कि जो आप रिस्क ले रहे हो लाइफ में, जो आपकी सोच है, आपको रेट उस चीज़ का मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? तो चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज़ पॉवर्टी? जिन लोगों के पास मनी नहीं होती अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, वो लोग अपनी इंटायर लाइफ पॉवर्टी में स्पेंड करते हैं। ये चीज़ क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? पुअर एंड पॉवर्टी दोनों क्लियर हो गई? तो चलिए अब आगे चलते हैं।
अब हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ पुअर पीपल। हमारी सोसाइटी में कौन कौन से लोग गरीब हैं, गरीबों की कौन सी शाखाएं हैं। ठीक है, गरीब भी कई तरह के होते हैं। एक गरीब होगा जो पूरी ज़िंदगी गरीबी में पैदा हुआ, गरीब होकर मर गया। एक बंदा होगा जो साल में 11 महीने गरीब होगा, 1 महीना अमीर होगा। कोई होगा कि 6 मंथ गरीब, 6 मंथ अमीर। कोई होगा कि जब अप एंड डाउन आते हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे डाउन आया तो वो लोग गरीब हो गए, जब कोरोना ख़त्म होगा तो वो लोग अमीर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरीज होती है, वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहले आ गया ऑलवेज पुअर। ऑलवेज पुअर वो लोग रहते हैं जो हमेशा पूरी ज़िंदगी गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं। अब पहले पॉवर्टी लाइन या ड्रॉ कैसे होती है, ठीक है, इसके डिफरेंट मेजर हैं। हमारी इंडिया में मिनिमम एक्सपेंडिचर मेथड अपनाया जाता है पॉवर्टी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। हर एक देश का अपना अपना मेथड है कि उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी बंदे को गरीब मानना है। तो आज से 10-15 साल पहले जब हमारी इंडिया में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए एक मेथड बनाया था। उन्होंने बोला था कि अगर कोई एक बंदा एक दिन में 27 से 28 रुपये, आप अप्रोक्सीमेट 30 मान लो, अगर कोई बंदा एक दिन के 30 रुपये खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, हालांकि इस बयान से मैं एग्री तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब कि काफ़ी गलत बयान है। अगर आप एक दिन में 30 रुपये खर्च कर रहे हो तो आप अमीर हो। मंथ में कितने पैसे खर्च कर दिए, 900। ठीक है, अगर 900 हमने एक मंथ में खर्च किया तो पूरे साल में 10,800 रुपये। तो अगर आप एक ईयर में 11,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो आप लोग अमीर हो, आप गरीब नहीं हो, ऐसा हमारी गवर्नमेंट बोल रही है। ठीक है, तो ये बयान काफ़ी गलत है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी हमारी इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं, वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा क्या क्या हमारी पॉवर्टी लाइन है। तो चलिए, पॉवर्टी लाइन इंडिया में मिनिमम एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से काउंट की जाती है। तो ऐसे ये लोग बोलते हैं ऑलवेज पुअर वो लोग होते हैं जो हमेशा पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। मेरी बात समझ में आई? इसमें ये एक बंदा, उसके पास इतने कम पैसे हैं, फिर थोड़े पैसे ज़्यादा आ गए और कम हो गए, जिगजैग चलते जा रहे हैं, लेकिन कभी भी पॉवर्टी लाइन से वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें वही लोग हैं जो गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही मरेंगे। तो ऑलवेज पुअर क्लियर हो गया, जो हमेशा गरीब ही रहेंगे। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आ गई यूजुअली पुअर। यूजुअली पुअर का मतलब क्या होता है कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम 90% ईयर, ठीक है, गरीबी में निकालेगा, 10% ईयर कभी कभार वो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जैसे कि एक बंदा यहाँ से पैदा हुआ था, पॉवर्टी लाइन तक ही रहा है, बस कभी कभी ऊपर गया थोड़ा सा, कभी कभी उसके अच्छे दिन आए थे लेकिन फिर से ख़राब दिन आ गए। क्लियर है ये चीज़ भी आपको? ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैंने क्या लिख दी, जो ईंटें वगैरह उठाने वाले लोग होते हैं, जब सीज़न वगैरह आता है तो उनके पास 2-4 पैसे आ जाते हैं। अगर कभी कभार काम अच्छा मिल जाए उनको, मतलब कि 5-6 महीने बिना रुके दिहाड़ी मिलती रहे, तो वो अपनी बेसिक नीड ईजिली कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि उनको हर बार काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वापस फिर से वो गरीब हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है क्रोनिकली पुअर। ठीक है, अब ये क्रोनिकली पुअर कौन से लोग होते हैं? इसमें जो कैटेगरी 1 में लोग आए हैं, मतलब कि जो लोग हमेशा ही गरीब रहेंगे, या जो लोग थोड़े टाइम के लिए अमीर हो जाएंगे, अमीर नहीं मतलब कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो जाएंगे, इन दोनों को कंबाइन करके जो लोग बनते हैं हम उनको क्रोनिकली पुअर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? यहाँ तक क्लियर है ना? तो गरीब लोग पहले जो पूरी ज़िंदगी गरीब रहते हैं, दूसरे लोग जो अपनी लाइफ, अगर किसी बंदे की इतनी बड़ी लाइफ है, इतना टाइम गरीबी में रह रहा है, इतना टाइम गरीबी से ऊपर उठ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा वो गरीबी से ऊपर उठ रहा है, तो वो लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं। थर्ड क्रोनिकली पुअर कौन से हैं? जो 1+2 में आ गए। अगर हम उन लोगों को एक रूम में बंद कर दें तो वो क्रोनिकली पुअर कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ कैटेगरी, उसमें हमारे पास क्रॉनिक वर्कर्स। इसमें कौन से लोग आते हैं? जो सीजनल वर्कर होते हैं। आपको पता है ये जो हलवाई वगैरह होते हैं, ये साल में 3 महीने के लिए अमीर होते हैं, या जो सूप बेचने वाला है वो साल में 3 मंथ के लिए अमीर होगा। जब ठंड पड़ती है तभी उसका सूप बिकेगा, तभी वो अमीर होगा, बाकी टाइम उसको कोई ना कोई मतलब कि छोटा मोटा काम करना पड़ेगा खर्चा चलाने के लिए। तो जो हलवाई वगैरह होते हैं, जो मैरिज का सीज़न आता है उनके पास तभी पैसे आते हैं। ठीक है, तो इसमें सीजनल वर्कर आ जाते हैं। क्लियर है? तो इसमें हमने बोला सीजनल वर्कर, अगर इनके पास सीज़न आता है तो ये लोग अमीर रहते हैं, अगर सीज़न नहीं आता तो ये लोग गरीब हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ओशनली पुअर, जो लोग हैं कभी कभार मतलब कि जो फेस्टिवल्स के आसपास या कभी किसी खास मूवमेंट के आसपास अमीर होते हैं, लेकिन खास मूवमेंट के जाने के बाद वो गरीब हो जाते हैं। अब जैसे कोरोना है, तो जब तक कोरोना रहता है तो मैं गरीब रहता हूँ,
जब कोरोना चले जाता है मैं अमीर हो जाता हूँ। कैसे? अगर बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, अगर कोरोना ख़त्म होगा तो बच्चे ट्यूशन आ जाते हैं तो पैसे भी आ जाते हैं। जब कोरोना चल रहा होता बच्चे नहीं आते तो पैसे भी नहीं आते तो मैं भी गरीब होता हूँ। ठीक है? या फिर सपोज कर लो कि जो जुलाई से मार्च फेब मंथ तक का मंथ का टाइम है, उस टाइम पे मैं अमीर रहता हूँ क्योंकि वो हमारा सीज़न है। लेकिन फिर जो मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई, या ये 4-5 मंथ हैं, इसमें थोड़ा मैं गरीब हो जाता हूँ क्योंकि बच्चे कम होते हैं, ग्रुप अच्छे से बन नहीं पाते। अभी 10th +2 के बाद बच्चों ने अपने डिसाइड करनी होती है स्ट्रीम वगैरह, 9-10th वाले बच्चे चले जाते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा मतलब कि वेरिएशन लग जाती है बच्चों को वापस आने में। क्लियर है चीज़? इसकी एग्जाम्पल मैंने लिखी है कोविड। अब कोविड क्यों लिखा मैंने? अब आप देखिए, जब कोविड नहीं था, एक यूट्यूब पे खासी, फेसबुक पे काफ़ी चल रहा था, वायरल हो रहा था, बाबा का ढाबा। देखा किसी ने वो? तो वो बाबा का ढाबा थोड़े टाइम के लिए इतना वायरल हो गया कि उसने रेस्टोरेंट बना लिया था। थोड़े टाइम बाद वो फिर से गरीब हो गया, कोविड चल गया, वापस उसको फिर वही झोंपड़े पे आना पड़ा। तो मतलब कि जैसे कोविड आया है ना, तो जो ढाबा वगैरह हैं वो तो बिल्कुल बंद हो गए थे। जब गवर्नमेंट ने बोला है कि किसी ने मार्केट में जाना ही नहीं है, या कोविड में बोला गया है कि कोरोना चल रहा है, कोई भी बंदा बाहर से खाना नहीं खाएगा। तो जो लोग शौक से बाहर से खाना खाते हैं आजकल वो नहीं खा रहे, कोई मजबूरी वाला ही खाएगा। तो ढाबा वगैरह की तो या फिर ये जो स्वीट शॉप्स हैं, इनकी सेल काफ़ी कम होगी, लॉस ज़्यादा हो गया। ठीक है? तो इस टाइम पे ये लोग गरीब हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब कोरोना खत्म होगा ये लोग अमीर हो जाएंगे। इसलिए मैंने एग्जांपल लिखी है कोविड। ठीक है? कोविड इनको मेन लीड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन गया ट्रांसिडेंट पुअर। ठीक है? उसमें 4th + 5th कैटेगरी के लोग आएंगे। ठीक है? अगर हम इन दोनों के कैटेगरी में बंद करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये तो चलो मैंने कैटेगरी कर ली हमने कवर कि गरीब लोग कौन होते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय पुअर एंड नॉन पुअर? ठीक है? अब इसका डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, अभी तक हमारा जो आधार है, जो हमारा बेस है, वो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कर दी। तो जो लोग इसके नीचे रह रहे हैं वो क्या होंगे? पुअर। जो लोग इसके ऊपर रह रहे हैं वो लोग क्या होंगे? नॉन पुअर। ठीक है? जो लोग इसके नीचे हैं पॉवर्टी लाइन के वो क्या है? पुअर। जो इसके ऊपर है वो क्या है? नॉन पुअर। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है? लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो आगे आएगा, आई थिंक पॉइंट आगे आ जाएगा। इसके बाद अब जो पॉवर्टी है हमारी वो 2 कैटेगरी की है। वन इज रिलेटिव पॉवर्टी, सेकंड वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है? अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? देखो, रिलेटिव रिलेट करना, रिलेटेड होना। ठीक है? मान लो कि मैं किसी फलाने स्कूल में पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मैंने वहाँ पे झगड़ा कर लिया, फिर मेरा साथी आया, थोड़े टाइम बाद उसने भी झगड़ा कर लिया। अब जो तीसरा बंदा आएगा लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये भी उसी स्कूल से है तो ये भी झगड़ा करेगा। तो उस तीसरे बंदे को हम दोनों से इन्होंने रिलेट कर लिया, तो पहले से अजम्पशन बना ली कि ये भी ऐसा ही होगा। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो? अब सपोज कर लो कि मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है? मैं गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल का जो रोल नंबर 1 बच्चा है वो गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा है, जो रोल नंबर 2 है वो भी गरीब परिवार से है, रोल नंबर 3 है वो भी गरीब परिवार से है। अब रोल नंबर 4 मेरा है, मैं अच्छे घर से हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, क्योंकि पहले वाले 3 लोग गरीब हैं, तो मुझे भी रिलेट कर दिया गया कि मैं भी पुअर फैमिली से हूँ। ठीक है? तो रिलेटिव पॉवर्टी को बच्चे हम मेजर करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें एक एक पर्सन को स्टडी नहीं करते, हम उनसे रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं उनको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि इस कैटेगरी की पूरी क्लास, डिफरेंट क्लास, जैसे बोला जाएगा कि जो टीचर महकमा है, जो टीचर वर्ग है, टीचर क्लास है, कोविड में वो पुअर होगी, तो उसमें सभी टीचर पुअर हो गए ये बोला जाएगा। सभी टीचर तो पुअर नहीं हुए, कुछ लोग जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी अपना रंग जमा लिया उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं। ठीक है? लेकिन बोला जाएगा कि इस क्लास के सभी लोग, इस कैटेगरी के सभी लोग क्या हो गए? पुअर हैं या नॉन पुअर हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि डिफरेंट रीजन। रीजन का मतलब क्या हो गया कि इस एरिया में रहने वाले लोग सभी गरीब रहेंगे, उस एरिया में रहने वाले सभी लोग अमीर रहेंगे। डिफरेंट कंट्री, कभी कभार हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो निग्रो लोग हैं उन जगह में ज़्यादा गरीबी है क्योंकि वो लोग क्राइम भी ज़्यादा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक निग्रो क्रिमिनल होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर एक निग्रो पुअर होगा, हो सकता है वो आपसे बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हो। ठीक है? लेकिन हमने उनको रिलेट कर दिया, हमने ये मान लिया कि सभी लोग गरीब हैं। क्लियर है?
तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं रिलेटिव पुअर, इनको हम रिलेट करते हैं दूसरों के साथ। ये क्लियर है? अब आगे आइए, आगे एब्सोल्यूट पुअर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एब्सोल्युटली, जो डेफिनेटली चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये वो वाले लोग हैं जो ऑलवेज बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि ये वाले लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से वाकई नीचे हैं, वो गरीब ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आ रहा है लिमिटेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। हमने पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ लिया कि ये पॉवर्टी लाइन है या वो हमारी पॉवर्टी लाइन है। अब इसमें कोई ना कोई कमी, आपके हिसाब से कुछ कमियां हैं? पहले आप बताओ क्या कमी है पॉवर्टी लाइन में? सबसे एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, एक कॉमन सेंस है, पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कैसे की है? मैं या आप, हम कौन डिसाइड करने वाले हैं कि ये लाइन पॉवर्टी है? तो उसका कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई बेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो पहले वो किस बेस पे बनी हुई है पॉवर्टी लाइन, और वो सब लोगों के ऊपर अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही? इंडिया में पॉवर्टी लाइन किस बेस पे बनी हुई है? मिनिमम एक्सपेंडिचर। कुछ देशों में मिनिमम इनकम है कि लोगों की कितनी इनकम है। कुछ लोग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं, गरीब अमीर, मतलब कि उनके काम के हिसाब से, ठीक है। हमारे यहाँ पे पॉवर्टी लाइन, तो वो पॉवर्टी लाइन किस बेस पे बन रही है, पहले तो ये डिसाइड करना होता है हमें। अब इसकी पहली कमी है, इन्होंने हमें बुक में दी है नो डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर, ठीक है। इन्होंने ये बोल देंगे कि ये बंदा गरीब है, ये यहाँ पे हम ये लिखेंगे ओनली डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर, ठीक है। ये नंबर लाइन ये तो बोल दी है कि ये लोग गरीब हैं, ये लोग अमीर हैं। अब गरीब में एक बंदा यहाँ पे है, वो भी गरीब रहेगा, एक बंदा यहाँ पे है, वो भी गरीब रहेगा, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस तो है। तो गरीबों में भी गरीब होता है और गरीबों में भी अमीर होता है। तो ये जो गरीबों का गरीब है और गरीबों का अमीर है, उनमें डिफरेंस नहीं कर रहा कि कौन सा बंदा कितना गरीब है, कौन सा बंदा कितना अमीर हो सकता है। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको? जब हमने एक क्लास में बिठा दीजिए, बोल दी कि सभी बच्चे नालायक हैं, लेकिन जैसे इंटेलिजेंट बच्चों का मॉनिटर सबसे इंटेलिजेंट होता है, तो नालायकों का मॉनिटर कौन होना चाहिए? जो सबसे नालायक होगा। सही है, ये बात गलत है मेरी? क्यों होना चाहिए वो मॉनिटर? क्योंकि नालायक, इंटेलिजेंट को कवर करने के लिए इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चे तब दबेंगे जब उनको पता होगा कि जो बच्चा हमें ऑर्डर दे रहा है वो हमसे इंटेलिजेंट है। तो नालायकों को कंट्रोल करने के लिए नालायक बच्चा चाहिए। अगर वो कोई अच्छे बच्चे को मॉनिटर बनाएंगे, वो उसको धमकी देंगे, उनको पता कि सबसे बड़ा बदमाश है, हम इससे मतलब की बात मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो मजाक था फिर भी हमारा एक। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर। ये यहाँ पे तो बता देता, लेकिन पुअर कौन सी कैटेगरी का वो नहीं बता पाते, कितने लोग कितने गरीब हैं। सेकेंड पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, इस पॉइंट में काफ़ी दम है। सोशल फैक्टर इग्नोर्ड। जब एक बंदा गरीब है, उसमें किसका कसूर है? आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, मैंने पहले भी ये बात एक बार बोली थी, अगर आप मेरी क्लास में बैठे हो, ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये जो मिस्टर एक्स बैठे हैं ये नालायक हैं पढ़ाई में, तो इसमें किसका कसूर है? डेफिनेटली बच्चे का कसूर होगा, वो खुद नहीं कोई एफर्ट कर रहा। चलो उस चीज़ को छोड़ो, अगर वो मेरे पास बैठा है, अगर मुझे पता चल गया वो गरीब है या नालायक है, उसको मैं अभी यहाँ से भगा दूँ, ठीक है। अगर मैंने उसको बिठाया है तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उसको पढ़ने के लिए अपने साथ लेके चल सकूँ, उसको इंटेलिजेंट बना सकूँ। ऐसे ही एक देश में जब कुछ लोग गरीब होते हैं, हमने गवर्नमेंट चूज़ की है ना, इलेक्ट की है, हमने सरकार क्यों बनाई है? कि देश से गरीबी को दूर किया जा सके। तो उनको ऐसे रूल कानून बनाने चाहिए कि ये गरीबी दूर हो सके। और लोगों को गरीब करने वाले कभी कभार हमारे सोशल फैक्टर होते हैं, हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे होता है? अब आपको पता कश्मीर में क्या था? कश्मीर में कोई भी फैक्ट्री वगैरह नहीं लग रही थी इससे पहले, तो वहाँ के लोगों के पास कोई भी काम धंधा नहीं होगा, लोग छोटी मोटी दुकानें ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे गोविंदगढ़ में किसी टाइम हज़ारों फैक्ट्री होती थी, हज़ारों फैक्ट्री में 10 लाख से ज़्यादा लेबर काम करती थी। तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों के पास 30-40 लाख लोगों का घर चल रहा है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पे कोई भी फैक्ट्री नहीं थी धारा 370 से पहले। अब अगर वहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी तो वहाँ पे लेबर भी लगेगी, वहाँ पे लेबर भी लगेगी तो लोग गरीब नहीं होंगे, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो था पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है अनएजुकेशन, ठीक है, या लो लिटरेसी रेट। जो लोग गरीब होते हैं, आपने कभी देखे किसी गोलगप्पे वाले को,
वो खुद गोलगप्पे बना रहा है, उसके बर्तन कौन धो रहा है? उसका बच्चा, 5, 6, 7, 8 साल का बच्चा उसका होगा। या कोई भी चाय बनाने वाला होगा, वहाँ पे हमेशा एक लड़का होगा जिसका नाम होगा रामू, ठीक है, वो गिलास वगैरह धो रहा होता है। अगर आपको या मुझको भी गिलास धोने के लिए मेरे पेरेंट्स ने बचपन में भेजा होता तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ना बैठे होते। मतलब कि उन बच्चों को मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मौका मिला? क्योंकि उनके पेरेंट्स को लग रहा है कि 100 रुपये इकट्ठे करना ही ज़्यादा बेटर है, वो लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने नहीं दे रहे। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है हेल्थ फैक्टर। जिस पर्टिकुलर एरिया के लोग बीमारियों से जूझते रहेंगे, उस एरिया के लोग अमीर कैसे होंगे? ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट को मतलब कि इन चीज़ों को ये बारे में भी स्टडी करनी चाहिए। अगर कोई एक बंदा गरीब है, आप सोच रहे हो कि हम उसको डोनेशन दे देता हूँ, ये कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इस बात को प्रैक्टिकली समझिए। मान लो मैं गरीब हूँ, अब मेरी कैसे हेल्प करोगे? आपने मुझे 1 लाख रुपया दे दिया, या मान लो आपने मुझे 1000 रुपये दे दिया, 1 लाख रुपये दे दिया, थोड़े दिनों में वो मैं पैसा खा जाऊँगा, खर्च हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आई एम स्टिल पुअर। कोई दूसरा बंदा आएगा, वो 50,000 देगा, वो भी मैं खा जाऊँगा। उसके बाद क्या होगा? मेरी गरीबी तो नहीं जा रही ना। तो मेरी गरीबी के पीछे कारण क्या है? या तो मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कोई काम ढूंढ के दे दो, उसमें मैं दिल लगा के मेहनत करूँगा। अगर मैंने मेहनत की तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊँगा। आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व है, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व है। तो पॉइंट समझ रहे हो ना? तो ये हमारे सोसाइटी में आसपास एग्जिस्ट कर रही हैं गरीबी के फैक्टर। जैसे हम बोलते हैं कि इसको वायरल हो गया, इसको कोरोना हो गया, वैसे वो जो पॉवर्टी वाले जर्म्स हैं वो कभी कभार हमें घेर लेते हैं। आप कभी कभार किसी गरीबों के घर जाना, वहाँ पे एक घर में 5, 7, 8, 10 मेंबर होंगे, उनको मंजे पे बेड पे लेटे रहना मंजूर है। घर में बिजली नहीं है, फिर भी मतलब कि पंखा चलते रहेंगे, लेकिन काम करना मंजूर नहीं। काम करेंगे छोटा काम। ठीक है, तो ये फैक्टर हमारे आसपास होते हैं, इसको हमने खुद फाइंड करना है, ये हमारे पास कैसे हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पॉवर्टी को दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक है।